हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। 26 अप्रैल 1986 सुबह 1:23 पर हड़बड़ी में दबाए गए एक बटन ने 47,000 लोगों को बेघर कर दिया। धीरे धीरे करके 2,000 लोगों की जान ले ली। पशु पक्षियों को म्यूटेट करके उनके शारीरिक ढांचे में बदलाव कर दिए। 2,600 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को बर्बाद करके ऐसा टाइम बॉम्ब सेट किया जो आज तक चल रहा है, और अगर ये फटा तो ये पूरे यूरोप को ले उड़ेगा। तो किस चीज का था ये बटन? ये बटन था चेरनोबिल के रिएक्टर 4 का। लेकिन चेरनोबिल में तो जो होना था वो हो चुका। अब ये नई टेंशन कहां से आ गई? भाई साहब, चेरनोबिल में उस दिन जो भी हुआ उसकी वजह से आज जो मुसीबत खड़ी हो चुकी है उसके बारे में सारे वैज्ञानिक जानते हैं, लेकिन चाह कर भी वो कुछ नहीं कर सकते। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन चेरनोबिल में? किन कारणों की वजह से रिएक्टर फटा? कैसे वहां से लोगों को बाहर निकाला गया? रेडिएशन की वजह से आसपास क्या बदलाव हुए? और आज कैसे चेरनोबिल दोबारा खतरे का कारण बन चुका है? जानेंगे हर चीज को पूरे विस्तार से। चलो शुरू करते हैं। YouTube पर मौजूद हर वीडियो में आपको यही बताया गया है कि चेरनोबिल हादसा वैज्ञानिकों की लापरवाही और रिएक्टर के डिजाइन में गड़बड़ी के कारण हुआ था, जबकि ये पूरा सच नहीं है। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। दरअसल चेरनोबिल हादसे की शुरुआत तो 2 सितंबर 1945 को ही हो गई थी। इस तारीख को नाजी जर्मनी हारता है और शुरू होता है जर्मनी में लूट का सिलसिला। अमेरिका और उसके चेले चपाटे जर्मनी से रॉकेट इंजन, वेपन टेक्नोलॉजी, सोना चांदी, पैसे और जिसके हाथ जो लगा लूट लूट कर अपने देश में ले जाने लगे। इसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन पेपर क्लिप लॉन्च कर दिया, जिसमें जर्मन वैज्ञानिकों को जबरदस्ती अमेरिका ले जाया जाने लगा। ये सब देखकर सोवियत यूनियन ने ऑपरेशन ओसो वाइकिम लॉन्च कर दिया और उन्होंने भी जर्मन वैज्ञानिकों को कैद करके जबरदस्ती अपने लिए काम करने पर मजबूर किया। अब पूरी दुनिया को ये बात मालूम है कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में स्पेस रेस हुई थी, लेकिन एक रेस और भी थी जिसमें ये दोनों दौड़ रहे थे, और वो थी न्यूक्लियर रेस। 27 जून 1954 को सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना दिया, जिसका नाम था ओबनिस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट। इससे पहले कि अमेरिका इस झटके से उभरता, सोवियत यूनियन ने 4 अक्टूबर 1957 को दुनिया की पहली सैटेलाइट यानी स्पुतनिक 1 को हवा में उड़ा दिया, जो पूरी धरती का चक्कर लगाती है। इस एक घटना ने अमेरिका के रातों की नींद उड़ा दी, और अब बारी थी अमेरिका के पलटवार की। अमेरिका ने 21 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग के रूप में पहले इंसान को मून की सतह पर उतार दिया। अब सोवियत यूनियन के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनका स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका से काफी आगे निकल चुका था। लेकिन फिर भी वो स्पेस रेस में हार जाते हैं। लेकिन एक चीज उनके हाथ में थी, और वो थी सोवियत यूनियन का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब यहाँ से शुरुआत होती है अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में न्यूक्लियर रेस की। मॉस्को में बैठी सरकार पूरे सोवियत यूनियन में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाकर इस रेस को जीतना चाहती थी। अब इस काम के लिए चाहिए थे उन्हें बहुत सारे रिएक्टर, लेकिन यहाँ एक समस्या थी। सोवियत यूनियन में न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम मशीन बिल्डिंग के द्वारा ही बनाए जाते थे, और यही ऑर्गेनाइजेशन सोवियत यूनियन का एटॉमिक वेपन प्रोग्राम भी संभालती थी। अब ये अकेली संस्था पूरे सोवियत यूनियन में तेजी से न्यूक्लियर रिएक्टर बनाकर सप्लाई नहीं कर सकती थी। अब इस समस्या से पार पाने के लिए मॉस्को में बैठे सरकारी अधिकारी ये डिसाइड करते हैं कि सोवियत यूनियन में अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्थाएं अपने अपने हिसाब से न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाएंगी, और यूक्रेन के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर जो चेरनोबिल में लगने वाला था उसकी जिम्मेदारी दी जाती है विक्टर पेट्रोविच बुखनोव को। नाम याद रखिएगा, इसी आदमी के सर पर बाद में जाकर चेरनोबिल हादसे का ठीकरा फूटा था। अब विक्टर डिसाइड करते हैं कि वो चेरनोबिल में RBMK-1000 रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे, जो सिर्फ साइज में ही नहीं बल्कि पावर जनरेशन के मामले में भी बहुत बड़ा था, जो 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता था। इससे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर वेस्ट में यानी अमेरिका और उसके चेले चपाटों किसी के पास भी नहीं था। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाकर सोवियत यूनियन ये दर्शाना चाहता था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले में वो सबसे आगे है। मॉस्को ने पावर प्लांट को बनाकर चलाने की एक डेडलाइन सेट कर दी, और विक्टर को जल्दी ही ये बात समझ में आ गई कि तय की गई समय सीमा के अंदर इसको बनाकर चलाना नामुमकिन है। इसके अलावा विक्टर काम करने वाली लेबर की यूनियनबाजी और बढ़ते हुए खर्चे से भी बहुत परेशान थे। अब विक्टर ये डिसाइड करते हैं कि वो रिएक्टर से ज्यादा पावर निकालने के लिए और खर्चा कम करने के लिए रिएक्टर की सेफ्टी पे खर्च होने वाले पैसे को दूसरे जरूरी कामों पर खर्च करेंगे। और ये सब उस रिएक्टर के साथ किया जा रहा था जिसके डिजाइन में पहले से ही काफी कमियां मौजूद थी। अब यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि चेरनोबिल में हुई दुर्घटना के पीछे सोवियत यूनियन की अमेरिका के साथ न्यूक्लियर रेस में आगे निकलने की जिद और चेरनोबिल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे जिम्मेदार लोगों की लापरवाही किस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब इस रिएक्टर में क्या कमियां थी, इसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट किस जगह बनाया गया था और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आखिर काम कैसे करता है। ये चीज समझने के बाद आपको RBMK-1000 रिएक्टर में जो कमियां थी वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट चेरनोबिल शहर
शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर प्रिप्यात नदी के किनारे जानबूझकर बनाया गया था ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी की कभी भी कमी ना हो। आम तौर पर बिजली बनाने के लिए जनरेटर की मदद ली जाती है और जैसा कि आप जानते हो, ऊर्जा पैदा नहीं की जा सकती बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। इसीलिए जनरेटर को चलाने के लिए डीजल को जलाकर निकाली गई ऊर्जा बिजली बनाने में मदद करती है। अगर दो चुंबकों के बीच में कॉपर के तार से बनी हुई वाइंडिंग को घुमाया जाए तो बिजली पैदा हो जाएगी। अब यहाँ पर समस्या आती है कि कॉपर के इस तार से बनी हुई वाइंडिंग को घुमाएगा कौन? अब जैसे डीजल या पेट्रोल जलाकर आपकी गाड़ी का इंजन गाड़ी के पहियों को घुमाता है, ठीक इसी तरीके से जनरेटर में भी एक इंजन कॉपर के इन तारों को घुमाता है। अब अगर हम इन कॉपर की वाइंडिंग को हवा की मदद से घुमाएं तो ये विंड टरबाइन कहलाएगा। और यदि ऊंचाई से गिरते हुए पानी की मदद से एक पहिए को घुमाकर उससे शाफ्ट जोड़कर जनरेटर के अंदर लगी हुई कॉइल को घुमाया जाए तब वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहलाएगा। और यदि हम कोयले की मदद से भाप बनाकर भाप के प्रेशर से एक पहिए को घुमाएं जो जनरेटर की कॉइल को घुमाए तब हम इसे थर्मल पावर प्लांट कहेंगे। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस भाप को न्यूक्लियर फ्यूल जलाकर बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर न्यूक्लियर रिएक्टर का बस इतना सा काम है कि वो अपने अंदर पैदा हो रही ऊर्जा की मदद से पानी से भाप बनाएगा और इस भाप की मदद से एक पहिए को घुमाकर जनरेटर से बिजली बनवाई जाएगी। अब जरा पूरे प्रोसेस को फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसके चारों तरफ कंक्रीट की मोटी दीवार और उससे पहले लेड की शील्डिंग की गई है ताकि कोई भी रेडिएशन बाहर ना जा सके। ये सब करने के बाद भी इस रिएक्टर वेसल को एक और शील्ड के थ्रू बाहर के एटमॉस्फेयर से सेव किया गया है ताकि किसी भी अनचाही दुर्घटना से बचा जा सके। आइए अब देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। ये जो आप लाल रंग के डॉट्स देख रहे हैं, ये है D2O। ये क्या काम कर रहा है? ये इस रिएक्टर को ठंडा रखने का काम कर रहा है। इस रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होने वाली हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एक दूसरे टैंक से होता हुआ पंप की सहायता से रिएक्टर में जाकर एक चेन को कंप्लीट करता है। दूसरे टैंक में पानी भरा है जहां पर ये अपनी हीट एनर्जी को उस पानी को दे देता है। ये पानी उस हीट एनर्जी से स्टीम में बदलकर टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाता है। ये टरबाइन एक शाफ्ट की मदद से एक जनरेटर से कनेक्टेड है और ये जनरेटर बिजली उत्पन्न करके ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू शहरों को भेज देता है। इस टरबाइन को घुमाने के बाद इस स्टीम को एक कंडेंसर की मदद से ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद एक पंप की सहायता से वापस इस चेन को कंप्लीट किया जाता है। अब जरा जान लेते हैं कि चेर्नोबिल के रिएक्टर नंबर 4 में इंजीनियर्स किस चीज की टेस्टिंग कर रहे थे। देखो, एक रिएक्टर बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और अगर ये हीट एनर्जी कंट्रोल में ना रखी जाए तो रिएक्टर फट जाएगा। अब इस हीट एनर्जी को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। पहला तो हीट एनर्जी को बनने से रोक दो, यानी जो रिएक्शन चल रही है उसे बंद कर दो, और दूसरा जो हीट एनर्जी बन चुकी है उसे जल्दी से जल्दी रिएक्टर से बाहर निकाल दो। तो चेर्नोबिल के रिएक्टर नंबर 4 में इंजीनियर्स ये टेस्ट करके देखना चाह रहे थे कि अगर इमरजेंसी में उन्हें रिएक्टर बंद करना पड़ जाए तो रिएक्टर के अंदर मौजूद हीट को बाहर कैसे निकालेंगे। मतलब जाहिर सी बात है, जो पंप रिएक्टर के अंदर पानी घुमा रहे हैं उन्हीं की मदद से रिएक्टर के अंदर से हीट एनर्जी को निकाला जाएगा। लेकिन अगर रिएक्टर ने बिजली बनानी बंद कर दी तो पंप को बिजली कहां से मिलेगी। तो इसके लिए वहां पर डीजल जनरेटर लगाए गए थे, लेकिन डीजल जनरेटर को भी स्टार्ट होने में कुछ समय लगता था और न्यूक्लियर रिएक्टर के मामले में ये जो कुछ मिनटों का समय था ये सर्व सत्यानाश करने के लिए काफी था। तो इंजीनियर्स ने इसके समाधान के रूप में ये सोचा कि अगर वो रिएक्टर को अचानक से बंद भी कर दें तो भी टरबाइन एकदम से नहीं रुकेगी, और क्योंकि वो एकदम से नहीं रुकेगी तो रिएक्टर बंद होने के बावजूद भी बिजली बनना एकदम से नहीं बंद होगा। अब अगर बिजली बनना बंद नहीं होगा तो पंप भी चलते रहेंगे और इतना समय मिल जाएगा कि बैकअप के लिए डीजल जनरेटर चलाया जा सके। अब इंजीनियर्स को ये जानना था कि असल परिस्थितियों में क्या सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उन्होंने प्लान किया है या नहीं। अब ये जानने का एक ही तरीका था और वो था टेस्ट। तो रिएक्टर नंबर 4 पर यही टेस्ट चल रहा था। अब इस टेस्ट में क्या, कब, क्यों और कैसे हुआ ये समझने के लिए पहले ये जान लेते हैं कि रिएक्टर काम कैसे करता है। देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यूरेनियम का एक आइसोटोप है। अब आइसोटोप किसी एलिमेंट का वो जुड़वा भाई है जिसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूरेनियम 235 का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, बाकी आइसोटोप्स के साथ ये भेदभाव क्यों। इसे आप इस तरीके से समझिए कि आप हथौड़े से सेम वजन के सेम आकार के दो अंडों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से एक बना है लोहे से और दूसरा मुर्गी का अंडा है। अब हथौड़े से लोहे वाला तो ना फूटने वाला, लेकिन मुर्गी का अंडा टूट जाएगा। अब 235 और 238 में भी यही फर्क है। जब एक न्यूट्रॉन 235 से टकराएगा तो वो टूट जाएगा, लेकिन 238
इस टकराव को झेल जाएगा और वो नहीं टूटेगा। अब यूरेनियम 235 के साथ दूसरा एडवांटेज ये है कि वो इस तरीके की चेन रिएक्शन को सपोर्ट कर सकता है। मतलब एक बार स्टार्ट करो और फिर इसी रिएक्शन से निकलने वाले न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के बाकी बचे हुए एटम्स को भी आराम से तोड़ना शुरू कर देंगे और एनर्जी बढ़ती ही चली जाएगी। लेकिन जरा ये सोचिए कि अगर लगातार ये चेन रिएक्शन बढ़ती चली गई तो अचानक से पैदा हुई ऊर्जा रिएक्टर को एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह उड़ा देगी। अब इसका इलाज है कंट्रोल रोड्स। उनका काम है इन न्यूट्रॉन्स की संख्या को काबू में रखना। अब जितनी ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रोड्स घुसा दी जाएंगी वो उतने ही ज्यादा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी, यानी सोख लेंगी। और अगर वो आवारागर्दी करते हुए सारे न्यूट्रॉन्स को सोख ले तो रिएक्टर बंद हो जाएगा। यानी कंट्रोल रोड्स का काम है रिएक्टर को काबू में रखना और बंद करना। लेकिन जब यूरेनियम 235 अचानक से फटता है तो तेज रफ्तार में दौड़ता हुआ न्यूट्रॉन जरूरी नहीं कि दूसरे यूरेनियम 235 के एटम से जा टकराए, इसीलिए उसकी रफ्तार को धीमा करना पड़ेगा और ये काम करेगा मॉडरेटर। मॉडरेटर तेज रफ्तार में दौड़ते हुए न्यूट्रॉन की रफ्तार को धीमा करके चेन रिएक्शन की संभावनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब RBMK 1000 रिएक्टर को समझने के लिए ये तीन चीजें हमारे लिए काफी हैं। RBMK 1000 रिएक्टर में रिएक्टर के अंदर हो रही न्यूक्लियर रिएक्शन को धीमा करने के लिए या पूरी तरह से बंद करने के लिए बोरोन कार्बाइड की कंट्रोल रोड्स का इस्तेमाल किया गया था और रिएक्टर के अंदर रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए यानी ज्यादा ऊर्जा पैदा करने के लिए ग्रेफाइट को मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब अगर इसे घोड़ा गाड़ी से कंपेयर करें तो घोड़ा तो हो गया आपका न्यूक्लियर रिएक्टर और घोड़े की लगाम हो गई कंट्रोल रोड्स। जैसे लगाम खींचने पर घोड़ा रुक जाएगा, ठीक वैसे ही रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रोड घुसाने से रिएक्टर बंद हो जाएगा। और सांटा, हमारे यहाँ सांटा ही कहते हैं, मतलब पिटाई का वो साधन जिसे लगते ही घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ेगा, रिएक्टर के मामले में वो था ग्रेफाइट यानी मॉडरेटर। अब न्यूक्लियर फ्यूल के साथ तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो रिएक्टर को कंट्रोल करने के लिए बचते हैं दो ऑप्शन, एक लगाम और दूसरा पिटाई का साधन यानी कंट्रोल रोड्स और मॉडरेटर। अब चलते हैं टेस्टिंग पर। अब उस रात रिएक्टर नंबर 4 की टेस्टिंग की जिम्मेदारी मिली थी एनाटोली डायाटोलोव को, जो कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के डेप्यूटी चीफ इंजीनियर थे। अब एनाटोली के अंडर दो और इंजीनियर काम कर रहे थे, जिसमें एक थे अकीमोव यानी उस रात के शिफ्ट सुपरवाइजर और दूसरे थे टॉपनुटोव, जिनके ऊपर रिएक्टर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी थी। अब अपने टेस्ट को शुरू करने से पहले इन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव की इलेक्ट्रिकल ग्रिड से टेस्ट शुरू करने की परमिशन मांगी। अब परमिशन मिलते ही रिएक्टर की पावर को 720 मेगावाट पर स्टेबल कर दिया गया और पहले से की गई प्लानिंग के हिसाब से रिएक्टर को 700 मेगावाट के आसपास ही टेस्ट करना था। लेकिन एनाटोली यानी कि चीफ इंजीनियर रिएक्टर की पावर को और कम करने के लिए कहते हैं, लेकिन शिफ्ट सुपरवाइजर अकीमोव टेस्ट प्रोटोकॉल दिखाते हुए ऐसा करने के लिए मना करते हैं। लेकिन एनाटोली अकीमोव को ये कहते हुए चुप करा देते हैं कि वो जानते हैं क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर रिएक्टर कंट्रोलर टॉपनुटोव से गलती होती है। हर न्यूक्लियर रिएक्टर में एक ऑटो पायलट सिस्टम होता है जो गड़बड़ी की स्थिति में रिएक्टर को कंट्रोल करता है। अब टॉपनुटोव ने रिएक्टर को ऑटो मोड पे तो डाल दिया, लेकिन कंप्यूटर में पावर लेवल को सेट नहीं किया, यानी ये नहीं बताया कि रिएक्टर को कितनी पावर मेंटेन करनी है। अब धीरे धीरे रिएक्टर की पावर गिरना शुरू करती है। 500, 400, 300, 200 और 100। रिएक्टर 100 मेगावाट से नीचे आ चुका था। चारों तरफ रेड अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं। अब शिफ्ट इंजीनियर अकीमोव जोर जोर से चिल्लाते हैं कि पावर बढ़ाओ, लेकिन टॉपनुटोव चाहकर भी रिएक्टर की पावर को गिरने से नहीं रोक पा रहे थे। अब पावर गिर के 30 मेगावाट पर आ गई, यानी RBMK 1000 रिएक्टर अपनी 1% क्षमता के हिसाब से पावर बना रहा था। अब अचानक से इस गिरती हुई पावर के पीछे था ज़ीनोन 135। आमतौर पर यह गैस रिएक्टर के अंदर बनने वाली हीट से जल जाती है, लेकिन क्योंकि रिएक्टर लो पावर पे था तो ज़ीनोन 135 की मात्रा रिएक्टर के अंदर बढ़ती चली गई। अब ये गैस रिएक्शन से पैदा होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को खाने लग गई, जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट और तेजी से गिर गया और रिएक्टर की पावर लगातार गिरती ही चली गई। इस कंडीशन को ज़ीनोन वेल या ज़ीनोन पॉइजनिंग भी कहा जाता है। अब चीफ इंजीनियर एनाटोली ने रिएक्टर की पावर को बढ़ाने के लिए कंट्रोल रोड्स को बाहर निकालने का आदेश दिया, जिसे रिएक्टर कंट्रोलर टॉपनुटोव ने मानने से मना कर दिया। टॉपनुटोव ने कहा कि हमें टेस्ट बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर कंट्रोल रोड्स को निकाला गया तो रिएक्टर अनस्टेबल हो जाएगा। चीफ इंजीनियर ने रिएक्टर कंट्रोलर से कहा कि अगर वो उसके ऑर्डर्स नहीं मानेगा तो वो उसकी जगह किसी और को रख लेंगे। अब टॉपनुटोव को ये लगा कि अगर उसने ऑर्डर्स नहीं माने तो उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। अब इस बहस में लगभग 6 मिनट का समय और बीत गया था, जिसकी वजह से रिएक्टर के अंदर ज़ीनोन 135 की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब रिएक्टर कंट्रोलर टॉपनुटोव कंट्रोल रोड्स को बाहर निकालना शुरू करते हैं। अब ये कंट्रोल रोड्स वही हैं जिन्हें मैंने घोड़े की लगाम बताया था, यानी अगर लगाम ढीली छोड़ोगे तो घोड़ा दौड़ेगा, यानी कि रिएक्टर के अंदर रिएक्शन को तेज हो जाना चाहिए। लेकिन जितना उन्होंने सोचा था रिएक्शन उतनी तेजी से नहीं बढ़ी, जिसका कारण था ज़ीनोन 135, जो रिएक्टर के अंदर इतनी मात्रा में बन चुकी थी कि वो रिएक्शन को
को तेजी से बढ़ने नहीं देती। एनाटोली और कंट्रोल रोड्स को निकालने के लिए कहते हैं और धीरे धीरे टोटल 211 में से सिर्फ 8 या 6 कंट्रोल रोड्स अंदर बचती हैं, जबकि सेफ्टी मैनुअल के हिसाब से रिएक्टर के अंदर हर समय 30 कंट्रोल रोड्स होनी ही चाहिए थी। अब ऐसा करने के बाद न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर तेजी से पावर आउटपुट बढ़ने लगा और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ज़ीनोन 135 के साथ साथ जो पानी रिएक्टर को ठंडा करने में इस्तेमाल किया जा रहा था वो भाप बन गया। अब देखिए, पानी का काम था रिएक्टर को ठंडा रखना, लेकिन रिएक्टर को ऑपरेट करने वाले चाह रहे थे कि रिएक्टर की पावर बढ़े। अब अगर पानी भाप में बदल जाएगा तो वो ठंडा नहीं कर पाएगा, और अगर वो ठंडा नहीं करेगा तो रिएक्टर की पावर और तेजी से बढ़ेगी। अब रिएक्टर को ऑपरेट करने वाले यही तो चाह रहे थे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि पानी भाप में बदल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भाप के प्रेशर की वजह से रिएक्टर फट जाएगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, पावर बढ़ती ही चली जाती है। अब इस रिएक्टर का बायो सेफ्टी जोन बहुत तेजी से हिलने लगता है, पूरी बिल्डिंग थर्राने लगती है, चारों तरफ सायरन और अलार्म बजने लगते हैं और रिएक्टर को बंद करने के लिए इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाया जाता है। अब सुनने में आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि चलो कोई तो सही फैसला लिया उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल अब इस रिएक्टर के डिजाइन में जो कमी थी वो सारी चीजों का सत्यानाश करने वाली है। अब देखिए, इमरजेंसी स्टॉप बटन सारी की सारी कंट्रोल रोड्स को रिएक्टर के अंदर डालने का काम करता है, लेकिन इन कंट्रोल रोड्स की टिप यानी निचले सिरे पे ग्रेफाइट लगा हुआ था। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रेफाइट मॉडरेटर की तरह काम करता है, यानी कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। जैसे घोड़े तांगे का चाबुक, यानी जब घोड़े पर चाबुक पड़ता है तो वो तेजी से दौड़ता है, ठीक इसी तरीके से ग्रेफाइट भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने कंट्रोल रोड्स के नीचे ग्रेफाइट आखिर लगाया ही क्यों? अब यहाँ आता है खेल पैसे बचाने का। इस रिएक्टर को बनाते समय ये सोचा गया कि क्यों ना कंट्रोल रोड से दो काम एक साथ ले लिए जाएं। मतलब अगर इन्हें ज्यादा पुश कर दें तो ये रिएक्टर को बंद कर देंगी, लेकिन अगर थोड़ा पुश करें तो ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा देंगी। और यही थी इस रिएक्टर के डिजाइन की सबसे बड़ी कमी। अब जैसे ही कंट्रोल रोड्स अंदर जाना शुरू करती हैं, ग्रेफाइट की वजह से रिएक्शन का रेट तेजी से बढ़ने लगता है, जो कि रिएक्टर के अंदर पहले से बन चुके प्रेशर को और बढ़ा देता है। अब इससे पहले कि कंट्रोल रोड्स और नीचे जा पाती और रिएक्शन कंट्रोल होती, रिएक्टर में बहुत बड़ा धमाका होता है, यानी गर्मी की वजह से रिएक्टर का कोर पिघल जाता है और 6 सेकंड बाद एक और धमाका होता है। इस रिएक्टर के ऊपर लगी कई सौ टन की जो लिड थी वो हवा में उड़ जाती है। कई लोग ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव मटेरियल एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। बिल्डिंग में लगी हुई आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स की टीम पहुंचती है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जाता। इसके बाद हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग को बुझाने की कोशिश की जाती है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, 4 आदमी मारे जाते हैं और 10 दिन में जाकर आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन वो लोग जो रात दिन मेहनत करके इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें क्या पता था कि वो रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से बीमार पड़ने वाले हैं और कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें थकान, उल्टी और चक्कर आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लगभग 186 फायर फाइटर्स में से 6 फायर फाइटर्स तो 2 हफ्ते के अंदर ही मारे जाते हैं, लेकिन जो बच गए उन्हें 1-2 साल के अंदर ही कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन चेरनोबिल में मुसीबतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ब्लास्ट हुए रिएक्टर के नीचे रेडियो एक्टिव वाटर का एक टैंक था। अब अगर पिघले हुए रिएक्टर का रेडियो एक्टिव लावा उस पानी से जाकर मिल जाए तो वो पानी तुरंत स्टीम में बदल जाएगा, जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका होगा जो पूरे चेरनोबिल प्लांट को बाकी बचे हुए रिएक्टर्स के साथ उड़ा देगा। अब समस्या ये थी कि इस पानी को रेडियो एक्टिव लावा से मिलने से कैसे रोकें। उसका एक ही तरीका था, किसी को उस पानी में डुबकी लगाकर उस टैंक में लगे हुए वाल्व को खोलना था, जिससे वो पानी ड्रेन हो जाए। लेकिन कौन अपनी जान का रिस्क लेकर ऐसा काम करने को राजी होगा। लेकिन 4 मई 1986 को मैकेनिकल इंजीनियर एलेक्सी एनेन्को, सीनियर इंजीनियर वैलेरी बास्पालोव और शिफ्ट सुपरवाइजर बोरिस बारानोव इस जिम्मेदारी को उठाते हैं। ये एक सुसाइड मिशन था। इन तीनों जाबाजों के परिवार से ये कहा गया कि अगर वो इस मिशन में नहीं बचते हैं तो सरकार उनके परिवारों का ध्यान रखेगी और करोड़ों लोगों की जिंदगी इन तीनों के हाथ में है। इन तीनों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी उसका मैग्नीट्यूड आप इस चीज से समझिए कि अगर पूरा चेरनोबिल प्लांट ब्लास्ट कर जाता तो पूरे यूरोप में करोड़ों लोग रेडिएशन की वजह से मारे जाते। जिधर भी हवा का रुख बदलता, हवा में मौजूद रेडिएशन उधर की तरफ घूम जाता। अब इस टैंक के अंदर लगभग 20 मिलियन लीटर पानी भरा हुआ था, जिसे एक निश्चित समय सीमा के अंदर खाली करने के लिए इन्हें वाल्व को घुमाना था। और अगर ये तय की गई समय सीमा के अंदर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो रिएक्टर से लावा सीधा कंक्रीट को तोड़कर इस टैंक में जा गिरेगा, जिससे 3 से 5 मेगा टन का एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा और पूरा यूरोप रहने लायक नहीं बचेगा। अब ये लोग अपने वेट सूट पहनकर और हाथ में फ्लैश लाइट लेकर वाल्व की तलाश में निकलते हैं। ये रेडियो एक्टिव पानी से तैरते हुए जब वाल्व ढूंढ रहे थे, इनकी फ्लैश लाइट बंद हो जाती है। चारों
तरफ अंधेरा था, ये पानी में डूबे हुए थे। ये वॉल्व को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। फिर पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, इन्हें वॉल्व मिल जाता है और ये पानी को ड्रेन कर देते हैं। बाहर आने पर इनका हीरोज की तरह स्वागत होता है, लेकिन इन पर एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम का असर दिखने लगा था। अब इंटरनेट पर इन तीनों के बारे में 2 जानकारियां उपलब्ध हैं। अगर हिस्ट्री चैनल की बात मानी जाए तो कुछ समय बाद ही ये तीनों मारे जाते हैं और इन्हें लेड के ताबूत में दफना दिया जाता है, लेकिन विकिपीडिया ये कह रहा है कि ये तीनों बच गए थे। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब इसके बाद शुरू होता है अगला मिशन, यानी चेर्नोबिल में फैले रेडियो एक्टिव वेस्ट को साफ करना, ठिकाने लगाना और 19 मील के दायरे में मौजूद हर जानवर को मारना। रेडिएशन को फैलने से रोकने के लिए घरों में पाले जाने वाले जानवर और जंगल में मौजूद जानवरों को मारा जाने लगा। शुरुआत में पावर प्लांट के नजदीक ये साफ सफाई का काम रिमोट कंट्रोल रोबोट्स की मदद से किया जा रहा था, लेकिन रेडिएशन की वजह से रोबोट्स खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद मजबूरी में 8 लाख सफाई कर्मचारियों को लगाकर वहाँ की साफ सफाई शुरू की जाती है, जिन्हें लिक्विडेटर्स कहा गया। लिक्विडेटर्स को सफाई के लिए मिलिट्री प्रोटेक्शन यूनिफॉर्म और रेस्पिरेटर्स दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लिक्विडेटर्स एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम की वजह से बीमार पड़ गए। अब चेर्नोबिल में जो हुआ था उसकी खबर को फैलने से रोकने के लिए सोवियत संघ की अथॉरिटीज ने रेडियो सिग्नल जैम कर दिए, लेकिन 6 मई को यूक्रेनियन हेल्थ मिनिस्टर ने लोकल रेडियो पर और टीवी पर कीव में रह रहे लोगों को रेडिएशन से बचने के लिए दरवाजे खिड़की बंद करके रहने के लिए कहा, जिसके बाद ये खबर पूरे सोवियत यूनियन में फैल गई। इसके बाद 28 अप्रैल को स्वीडिश मॉनिटरिंग स्टेशंस हाई लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी रिपोर्ट करते हैं और पता लगा कि ये हवाएं यूक्रेन के चेर्नोबिल की तरफ से आ रही हैं और इसके बाद जांच के लिए सोवियत यूनियन पर दबाव बनाया जाता है। अब जैसे ही ये खबर बाहर निकलती है, सोवियत अथॉरिटीज चेर्नोबिल में हुए न्यूक्लियर डिजास्टर को कबूल कर लेती हैं। 2 मई 1986 को सोवियत सरकार के द्वारा बनाई गई एक जांच कमेटी निकोलाई रिजकोव की अध्यक्षता में चेर्नोबिल के चारों तरफ 30 किलोमीटर के दायरे को एक्सक्लूजन जोन घोषित कर देती है, जहां बिना सरकारी परमिशन के कोई भी नहीं जा सकता था। साल खत्म होते होते रिएक्टर 4 को कवर करने के लिए स्टील और कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसे सार्कोफेगस कहा गया। लेकिन समय के साथ साथ सार्कोफेगस डिटेरियोरेट होने लगा, कंक्रीट टूटकर गिरने लगी, स्ट्रक्चर जंग खाने लगा। इसके बाद 2016 में 3200 टन वजन का एक नया कन्फाइनमेंट स्ट्रक्चर बना दिया, जो 2019 में ऑफिशियली ऑपरेशनल हो गया और उम्मीद है कि ये अगले 100 सालों तक रिएक्टर 4 से आने वाले रेडिएशन को कंट्रोल कर लेगा। 2024 में यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें यूरोपियन बैंक चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट को पूरी तरह से डिसमेंटल करने के लिए पैसे देने वाला है। इस दुर्घटना के बाद भी चेर्नोबिल में बाकी बचे हुए 3 रिएक्टर्स को बंद नहीं किया गया, बल्कि रिएक्टर नंबर 2 को 1991 में, रिएक्टर 1 को 1996 में और रिएक्टर 3 को सन 2003 में बंद किया गया है। चेर्नोबिल रिएक्टर नंबर 4 के बेसमेंट में आज भी पिघली हुई कंक्रीट, रेत और रेडियो एक्टिव फ्यूल का बड़ा सा ढेर मौजूद है, जो ऊपर से देखने में हाथी की खाल जैसा दिखता है और इसी को एलिफेंट्स फुट कहा जाता है, जो 90s के जमाने में 10,000 रोंटेंजन रेडिएशन हर घंटे छोड़ता था, जो किसी भी इंसान को 3 फुट की दूरी से 2 मिनट में मार सकता है। सन 2001 में जब दोबारा इसका रेडिएशन मापा गया तो वो 800 रोंटेंजन प्रति घंटे का रेडिएशन दे रहा था। सन 2005 में पब्लिश यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के हिसाब से 9,000 लोग सीधे तौर पे चेर्नोबिल में हुए हादसे के कारण कैंसर से मारे गए हैं। यूक्रेन की सरकार ने 1995 में चेर्नोबिल रेडिएशन की वजह से 1,25,000 लोगों के मरने को रिपोर्ट किया है। 2011 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा की गई एक स्टडी में ये पता चला कि चेर्नोबिल हादसे की वजह से हजारों बच्चे थायराइड कैंसर के शिकार बन गए, जो रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 की वजह से होता है। इसका कारण ये भी बताया गया कि जब न्यूक्लियर धूल आसपास के चरागाह में पड़ी, यानी वो जगह जहां गाय भैंस चरती हैं, तो उनके दूध में रेडिएशन का असर पहुंच गया, जिसे जब बच्चों ने पिया तो आगे चलकर वो थायराइड कैंसर का कारण बन गया। चेर्नोबिल में मौजूद रेड फॉरेस्ट के पीछे भी हाई लेवल ऑफ रेडिएशन का ही हाथ है, जिसकी वजह से पेड़ों का रंग हल्का रेड जिंजर ब्राउन हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया की एक रिपोर्ट के हिसाब से 30 साल में चेर्नोबिल हादसे की वजह से भारतीय रुपए में 58,518 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका है, जिसमें लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना और रेडिएशन से होने वाले नुकसान को काबू करना, सभी चीजों का खर्चा शामिल है। आज के समय चेर्नोबिल में बहुत सारे जानवर जैसे वुल्व्स, बीवर, बाइसन, इन सब की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि इनका शिकार करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है। बहुत सारे जानवरों ने म्यूटेशन के साथ जीना सीख लिया है। चेर्नोबिल में आज के समय यूक्रेन की स्टेट एजेंसी के ऑफिसेज, एक्सक्लूजन जोन मैनेजमेंट और आने जाने वाले विजिटर्स के लिए रहने की व्यवस्था है। वैसे रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से करंट हालातों का
सही से नहीं पता, पर युद्ध से पहले यही स्थिति थी। अब इस तरह का हादसा भविष्य में दोबारा ना हो, इसलिए रिएक्टर्स में बहुत बदलाव किए गए, जैसे कि पानी को कूलेंट और मॉडरेटर दोनों के रूप में इस्तेमाल करना। देखो, मॉडरेटर का काम होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाना। अब अगर एक ऐसी परिस्थिति को मान लिया जाए कि पानी भाप बन के उड़ जाए, यानी कि रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी ही ना बचे, तो जाहिर सी बात है मॉडरेटर भी नहीं बचेगा। और क्योंकि मॉडरेटर रिएक्शन को बढ़ाता है, तो पानी के उड़ने के साथ साथ रिएक्शन का रेट अपने आप ही गिरता चला जाएगा। यानी अगर रिएक्टर को ठंडा करने वाला नहीं रहा, तो रिएक्टर के अंदर रिएक्शन भी नहीं होगी। चेरनोबिल हादसे का एक कारण सोवियत यूनियन में जमकर हुआ भ्रष्टाचार भी था, क्योंकि आरबीएम के 1000 रिएक्टर एक बार पहले भी फेल हो चुका था, लेकिन इससे जुड़ी हुई जांच रिपोर्ट को दबा दिया गया। अब रशिया यूक्रेन के युद्ध ने एक मुसीबत खड़ी कर दी है। अगर इस युद्ध के कारण चेरनोबिल के जंगलों में आग लग जाती है, तो दोबारा रेडियो एक्टिव मटेरियल एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, और उसके बाद ये जो तबाही मचाएगा उसकी कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि चेरनोबिल की जमीन और उसका जंगल बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में रेडिएशन को सोख कर बैठे हैं, जो आग लगते ही रिलीज हो जाएगा। चेरनोबिल हादसे को टाला जा सकता था अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करके और बिना लापरवाही के रिएक्टर की टेस्टिंग करी जाती तो, लेकिन ह्यूमन एरर तो कभी भी हो सकता है। इसीलिए रिएक्टर के इमरजेंसी ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स में सुधार किया गया, ताकि ऐसी परिस्थितियों में रिएक्टर अपने आप ही बंद हो जाए। अब अगर मुझे आपको दो चीजें सजेस्ट करनी हो जो चेरनोबिल हादसे से जुड़ी हर एक चीज को बड़ी बारीकी से आपको समझा सके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप द चाइना सिंड्रोम मूवी देखें। ये न्यूक्लियर रिएक्टर हादसे से जुड़ी हुई एक फिल्म है जो 1979 में आई थी। और दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बुक पढ़ें जिसका नाम है मिडनाइट इन चेरनोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर, जिसको एडम हिगिनबॉथम ने लिखा है। इस किताब में आपको ऐसी ऐसी चीजें पता लगेंगी जो शायद ही आपको कहीं और पढ़ने को मिले। बाकी जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करके मैंने इस वीडियो टॉपिक के ऊपर रिसर्च करी है, वो सारी चीजें आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के रूप में मैं दे चुका हूँ। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसा हादसा दोबारा कभी ना हो। बाकी इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।